हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस ज़ोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर। तो एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग क्या करेंगे, पशुओं के बारे में पढ़ेंगे, पशुपालन की सबसे बड़ी ब्रांच, ठीक है, आपकी एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों से गाय के बारे में, भैंस, भेड़, बकरी। ये आप लोगों के बेसिकली 4 टॉपिक हैं जो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो काऊ, बफेलो, सीप और गोट, ठीक है, इन चारों से लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम, ठीक है, बात करेंगे आप लोगों से काऊ के ऊपर और बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस क्वेश्चन जो लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हमें यहां पर कवर करना पड़ेगा टेक्सोनॉमी। अब ये टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी जो है वो किसी भी जीव जंतु को बांटता है, ठीक है, कि भाई कौन बैक्टीरिया है, कौन फंगस है, ठीक है, कौन प्रोकैरियोटिक वाले हैं, कौन यूकैरियोटिक वाले हैं, कौन जो है एनिमल की कैटेगरी में है। ठीक है, तो जो कैटेगरी बांटी गई है कि भैया जीव कौन से होंगे, ठीक है, और जो माइक्रोबैक्टीरिया हैं वो कौन से होंगे, तो उसको टेक्सोनॉमी कहा गया है। तो टेक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था प्यारे बच्चों? तो टेक्सोनॉमी के बारे में बताया था विटकर ने, रॉबर्ट विटकर ने, ठीक है, 1969 में सबसे पहले टेक्सोनॉमी के बारे में बताया। मतलब इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, वो 5 भाग कौन कौन से हैं जो विटकर के द्वारा बांटे गए? ठीक है, तो पहला है मोनेरा। तो मोनेरा जगत में किसको रखा गया? जो एक कोशीय जीव हैं, जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, जो बारीक से, बिल्कुल इतने बारीक से जीव हैं, यदि आप इन्हें एक बार हल्का सा दबा दो तो ये क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये मर जाएंगे। ठीक है, तो इतने बारीक से जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव में रखा गया है, और आर्किया जो आपके जैसे बैक्टीरिया जो है आप लोगों के टॉयलेट सीट पर पाए जाते हैं, आपके हाथों में जो जम्स हो जाते हैं, ठीक है, या आप लोगों के फर्श पर आप लोगों को बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाते हैं, खांसते या छींकते समय जो बैक्टीरिया हवा में मिल जाते हैं, तो वो आप लोगों के क्या है, वो मोनेरा जगत में रखे गए हैं। इसके बाद में आपका आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है भाई? प्रोटिस्टा में जो है जैसे प्रोटोजोआ है, शैवाल, एल्गी वगैरह है। तो जैसे आप नदी तालाब में जो काई देखते हैं ग्रीन कलर की, या लगातार बारिश होती रहती है तो आपके घर के आसपास में भी जो है हरा हरा सा धब्बा बन जाता होगा किसी भी कॉर्नर में, जहां पर क्या होता है, नमी बनी रहती है। तो उस तरीके से जो हरे हरे से भाग आपको नजर आते हैं बिल्कुल सतह पर, ठीक है, वो आपका, ठीक है, प्रोटोजोआ और एल्गी होते हैं। तो आपने एल्गी को देखा, शैवाल को देखा, जिसको हम लोग काई के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम काई है। जहां पर नमी रहती है वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है काई में, तो ये भी क्या है, ठीक है, ये आपके प्रोटिस्टा जगत के सदस्य माने जाते हैं। जैसे फंगी, आपने देखा होगा फफूंद लग जाती है, जैसे 2 दिन 4 दिन पुरानी रोटी है तो उसमें फफूंद लग जाती है, आपने देखा होगा, ठीक है, या कुकुरमुत्ता का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं, इसमें आपका मोल्ड आता है, ईस्ट आता है, मशरूम जैसे, ठीक है, सदस्य इसमें शामिल हैं। तो जैसे आप लोगों को क्या करना है, आपको यदि क्या करना है, खमीर तैयार करना है, किसके लिए? ठीक है, जलेबी के लिए। तो जलेबी को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से 4 दिन तक क्या करना पड़ेगा, उसको सड़ाना होगा, खराब करना होगा, तब जाके उसमें क्या करते हैं आप लोग, खमीर तैयार करते हैं, फिर जाके आपकी जलेबी बनती है। तो ये क्या होते हैं, जब कोई चीज खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसमें ये पनपते हैं आप लोगों के सफेद सफेद से। यदि आप रोटी लीजिए घर में और उस रोटी में हल्का सा 2-4 बूंद पानी डाल दीजिए और रोटी को एक कपड़े में बांधकर रख दीजिए, 4 दिन बाद देखेंगे कि रोटी में क्या हो जाएगा, फफूंद लग जाएगी। तो ये फफूंद वाला जो वर्ग है इसको फंगी कहा गया। तो इसमें इस तरीके के सारे जीवों को रखा गया। ठीक है, ये सभी बिल्कुल सूक्ष्म जीव हैं, इन्हें आसानी से आप नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है प्लांटी। ठीक है, तो प्लांटी मतलब सारे प्लांट, जितने भी प्लांट आप देख रहे हो, चाहे वो आम का पेड़ हो, चाहे नीम का पेड़ हो, ठीक है, या आपके पपीते का पेड़ हो, केले का पेड़ हो, या आपकी गेहूं, मक्का, चावल, धान, कोई भी फसल हो, इनके प्लांट को आप आसानी से डैमेज नहीं कर सकते। बोले सर कैसे? जैसे ये एक सूक्ष्म जीव था, इसको आपने बीच में से काट दिया, ये नष्ट हो गया। लेकिन यदि आपसे मैं बात करूं भैया, मेरे पास में क्या है, मेरे पास में कोई भी पेड़ पौधा है, उसकी जड़ वगैरह सब कुछ है, तो यदि आप किसी एक भाग को नष्ट करते हो उसके, जैसे मान चलो इस भाग को आपने काट दिया, ठीक है, इस पूरे भाग को काट दिया इतना, तो भी ये जड़ की मदद से फिर से क्या हो जाएगा, उग जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, ये पनप जाएगा, क्योंकि इसमें जड़ मौजूद है। तो आप इन्हें आसानी से नष्ट नहीं कर सकते। तो जो प्लांटी होती है कैसी होती है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, यूकैरियोटिक होती है, मतलब बहुकोशिकीयता इसका गुण, ठीक है, दर्शाता है कि इसमें बहुत सारे क्या रहेंगे, कोशिका रहेंगी। 1-2 कोशिका नष्ट भी हो गई तो भी ये सरवाइव कर जाएंगे। और इसके बाद में आता आपका एनिमेलिया।
एनिमेलिया मतलब सारे एनिमल को इसी में रखा गया, सारे जानवरों को इसी में रखा गया, शेर, चीता, भालू, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली और साथ में इंसान भी। तो इंसान, ठीक है, कई बार बोलते हैं ना जानवर हो आप, ठीक है, तो बिल्कुल आप जानवर ही हैं भाई, ठीक है, क्योंकि हमारा जो किंगडम है वो कौन सा है, एनिमल किंगडम है। इंसानों को भी जानवरों के साथ में रखा गया है, हमारा सेपरेट कोई किंगडम नहीं है, ठीक है। इंसानों को किस किंगडम में रखा गया, पांचों में से एनिमल के साथ रखा गया है हमें, तो एनिमल किंगडम में ही इंसानों को रखा गया है। और आपने देखा होगा चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई एक अंग डैमेज हो जाने पर भी हम सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी, ठीक है, कैसी होती है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक पाया जाता है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, हजारों प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक दो कोशिका यदि हमारी नष्ट भी हो गई तो भी हमें कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद में एनिमल किंगडम में ही हमें चर्चा करना है, 5वें नंबर के, टोटल 5 किंगडम है, तो 5 में से हम किसकी बात करेंगे, एनिमल की, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री में एनिमल किंगडम ही हमें पढ़ना पड़ेगा। तो गाय को किस किंगडम में रखा गया भाई, एनिमल किंगडम में रखा गया है। भैंस को किस किंगडम में रखा गया है, एनिमल किंगडम में रखा गया। भेड़ है या आपका गोट, बकरी है, सबको एनिमल में ही रखा गया, और इंसान को भी एनिमल में रखा गया है। तो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, किंगडम कौन सा है, तो एनिमल किंगडम है, एनिमेलिया जिसको कहा जाता है। अब एनिमेलिया जिसमें भी शब्द का यूज किया जाएगा, इसका मतलब होता है कि भैया हम सब एनिमल हैं, यदि हम एनिमल हैं तो हमें एनिमल किंगडम में रखा जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, बन जाएगा। चलिए, ठीक है, जंतु जगत जिसे कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, जंतु जगत कहा जाता है। इसके बाद में सेकंड जो बनता है वो है फाइलम, संघ जिसे हम लोग कहते हैं। तो बताइए भाई किस संघ में रखा गया है, क्योंकि किंगडम से जो छोटा होता है वो होता है संघ, मतलब समूह। तो हमें किस समूह में रखा गया है, हमें रखा गया कॉर्डेटा में। कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, जिसमें भी बैकबोन पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी जिन भी जानवरों में पाई जाती है, ठीक है, उन सभी को कॉर्डेटा संघ में रखा जाता है। इंसान में रीढ़ की हड्डी है, इंसान को कॉर्डेटा संघ में रखा जाता है। गाय में है, भैंस में है, भेड़ में है, बकरी में है, शेर में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, सब में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बैकबोन पाई जाती है, तो सबको कॉर्डेटा संघ में रखा जाता है, याद रखिएगा। क्या सांप को रखेंगे, नहीं, सांप में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। छिपकली, उसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो जिनमें क्या होगा, जो रेंगने वाले जीव हैं उनमें क्या होता है, बैकबोन नहीं पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो जिसमें भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे हम लोग कॉर्डेटा संघ के नाम से जानते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग भाई, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए उसे कॉर्डेटा संघ में रखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद में कुल, फैमिली क्या है हमारी, तो भाई जो हमारी गाय है, गाय की फैमिली होती है बोवाइडी। गाय की जो फैमिली है किस कुल में रखा गया भैया, इनका कुल कौन सा, बोवाइडी है। भैंस का भी कौन सा कुल है, भैंस का भी बोवाइडी है, ये इनके कुल का नाम है, ठीक है। तो कुल क्या है, बोविडी है या बोवाइडी बोलते हैं हम लोग। वैज्ञानिक नाम मतलब साइंटिफिक नेम, जितने भी जानवर होते हैं इनके साइंटिफिक नेम होते हैं, और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए बॉटनिकल नेम का यूज किया जाता है। पौधे के लिए कौन से शब्द का यूज किया जाएगा भाई, तो प्लांट्स के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं बॉटनिकल नेम का, वनस्पतिक नाम का यूज करते हैं, ठीक है। तो बताइए भाई गाय का वनस्पतिक नाम होगा क्या, जी नहीं, गाय का क्या नाम होगा, साइंटिफिक नेम होगा। तो गाय के दो नाम मिलेंगे आपको, एक होता है बॉस इंडिकस। इंडिकस का मतलब जो इंडिया में गाय ने जन्म लिए हैं, जो भारत की मूल गाय हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बॉस इंडिकस के नाम से जानते हैं। और वे गाय, ठीक है, जो विदेशी हैं उसको बॉस टॉरस कहा जाता है। विदेशी गाय का, ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, साइंटिफिक नेम क्या होगा, बॉस टॉरस, और इंडिया वाली का बॉस क्या होगा, इंडिकस होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। अब गाय स्तनधारी है, बोले यस, तो जितने भी जानवर स्तनधारी जिनमें स्तन पाया जाता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है स्तनों से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मेमेलिया। मेमेलिया का मतलब क्या होता है, स्तनधारी ही होता है। तो याद रखिएगा गाय कैसा है, गाय जो है ये मेमेलिया से संबंधित है, स्तनधारी जानवर से संबंधित है, याद रखिएगा। गाय की एज कितनी होती है, तो ऑन एन एवरेज जो गाय की एज होती है ये 15 से 18 या 15 से 20 साल तक हो सकती है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा 15 से 18, इसके आसपास का कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। अब ऑप्शन में आपको ऑप्शन में मिल जाए 14, 16, तो इस तरीके से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है, या आपको ऑप्शन में मिल जाए कितना
15 से 20। तो बस आपको इतना याद रखना है कि 15 से 18 होती है, इसके बीच वाला जो भी ऑप्शन मिलेगा आपको लगा देना है। ये गाय की एक एवरेज एज मानी जाती है, औसत उम्र मानी जाती है। अब जो डेयरी पशु होते हैं, जी हाँ, इसमें जानवर होते हैं, आपने देखा होगा जानवर जो चारागाह में जाते हैं या जानवरों का जो समूह है जहां पर जानवर इकट्ठे रहते हैं, तो जानवरों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ठीक है, गाय के ग्रुप को क्या बोलते हैं? तो गाय के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हड। क्या कहा जाता है इसको हड कहा जाता है, या हिंदी में झुंड बोलते हैं। ठीक है, गाय के समूह को क्या कहते हैं? गाय के समूह को झुंड कहा जाता है। भैंस के समूह को भी झुंड कहा जाता है, याद रखिएगा। अब गाय के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? जी, गाय के बॉडी का तापमान, यदि गाय नॉर्मल है तो उसके बॉडी का तापमान कितना होता है? ठीक है, इंसानों का कितना होता है? इंसान का होता है भाई 98.5 फ़ारेनहाइट, या जिसे हम लोग बोलते हैं 37.5 डिग्री सेल्सियस। ये इंसानों के लिए है। ये किसका है? ये इंसानों के बॉडी का, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर है। बोले ठीक है सर, क्लियर है। गाय का बॉडी का टेम्परेचर है 38.5, याद रखिएगा। गाय के बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 38.5 किसमें? डिग्री सेल्सियस में। और यदि आपको डिग्री सेल्सियस ना दिया जाए तो फिर क्या मिलेगा? आपको मिलेगा फ़ारेनहाइट। तो 101.5 फ़ारेनहाइट, ये इनकी क्या है? यूनिट है। यदि आपको डिग्री सेल्सियस में मिलेगा तो 38.5, और यदि आपको, ठीक है, फ़ारेनहाइट में मिलेगा तो 101.5 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये गाय के बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। गाय के बॉडी का टेम्परेचर यदि इससे ज्यादा हो जाता, मतलब गाय को क्या हो गया है? फीवर माना जाता है कि भाई गाय को बुखार आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है? गाय के बछड़े को क्या बोला जाता है? गाय के बछड़े को कहा जाता है भाई काफ। याद रखना, गाय के बछड़े को क्या बोलते हैं? काफ के नाम से जाना जाता है। जो छोटा सा बच्चा होता है ना, न्यूबॉर्न बेबी, तो गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं? काफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बोले यस सर, ये काफ हो गया। अब जो गाय मां बनेगी, जो भी गाय क्या बनेगी? मदर बनेगी, उसको क्या कहा जाता है भाई बताइए? तो जो मदर बनती है उसको कहा जाता है डो। क्या कहा जाता है? उसको डो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जो गाय मां बनती है उसे डो कहा जाता है। और जो, ठीक है, क्या होगा? मेल काऊ होगा, जिसे हम लोग सांड बोलेंगे, जो फादर बनेगा उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिरे। सिरे के नाम से जाना जाता है। याद रखना, जो गाय मां बनती है उसे डो कहा जाता है, और जो पिता बनता है उसे सिरे कहा जाता है, और बच्चा जो पैदा होता है उसे काफ कहते हैं। बच्चा जो पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। और जब वो बच्चा, बछिया यदि हो, जब वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब वो लगभग 2 साल की बछिया बन जाती, तैयार हो जाती है कोई, ठीक है, कलोर जिसे हम लोग बोलेंगे, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइफर बोलते हैं। ठीक है, जो बच्चिया होती है जब वो 2 साल की उम्र की हो जाती है, ठीक है, हाँ, यंग हो जाएगी, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कलोर कहा जाता है। याद रखना, क्या कहते हैं? कलोर बोलते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपसे क्या पूछा जाता है भाई? भेड़ बकरी के मांस को क्या कहते हैं? तो भेड़ बकरियों के मांस को मटन कहते हैं। ये याद रखना है, भेड़ बकरियों के मांस को क्या कहते हैं? मटन के नाम से जाना जाता है। तो गाय के मांस को बीफ कहते हैं। ये आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। गाय के मांस को क्या कहा जाता है? तो गाय के मांस को बीफ कहते हैं। ठीक है, और भेड़ बकरी भैंस के मांस को मटन कहते हैं। सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? पॉर्क कहा जाता है। सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? पॉर्क के नाम से जाना जाता है। और मुर्गे या मुर्गी के मांस को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसे कहा जाता है चिकन। ठीक है, मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। और इनके जो मांस होते हैं इनको सेपरेट में और भी कुछ कहा जाता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मटन के अलावा भी और तीनों के लिए अलग अलग शब्दों का यूज किया जाता है। अभी हम गाय पर चर्चा कर रहे हैं, तो गाय के मांस को बीफ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो स्ट्रेंस हमारी देसी गाय होती है इसका नाम बॉस इंडिकस हमने आपको बता दिए हैं। जो विदेशी होती है उसको बॉस टॉरस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती? देसी गाय देती कि विदेशी? स्वाभाविक सी बात है, सबसे ज्यादा दूध जो है ये विदेशी गाय देती है। हाई मिल्क किसका? विदेशी गाय का। जिसमें भी सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? एचएफ। ठीक है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन जिसे कहा जाता है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देती है। 40 से 45 लीटर प्रतिदिन का दूध होता है हॉलिस्टीन फ्रीजियन का। ठीक है, इसके बाद में कुबड़। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या इनमें कुबड़ पाई जाती है देसी गाय में? तो देसी गाय में कुबड़ होती है। जो विदेशी गाय होती है उसमें कुबड़
नहीं पाई जाती है। अब कुबड़ किसको कहेंगे भाई, जरा देख लो आप लोग, कुबड़ क्या है, ये देखो, ये देसी गाय है, इस देसी गाय में क्या होती है, ये कुबड़ पाई जाती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। विदेशी गाय में ऐसी कोई कुबड़ नहीं होती है, बिल्कुल क्या होती है, ठीक है, प्लेन होती है। तो देसी गाय और विदेशी गाय में एक पहला जो डिफरेंट है, ठीक है, वो क्या डिफरेंस रहेगा कि भैया इसमें कुबड़ होती है, इनमें क्या पाया जाता है, हंप पाया जाता है, और इसमें हंप पाया नहीं जाता है। ये आप लोगों के लिए पहला पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, कंपेयर यदि आप करोगे तो। दूसरा पॉइंट आपका क्या बनेगा, ठीक है, कि भैया ये क्या होती है, ये किसी भी क्लाइमेट में रहना पसंद कर सकती हैं, इनको सभी वातावरण में रहना पसंद है, ठीक है, ये हॉट क्लाइमेट में रह सकती हैं, ये गर्म वातावरण में नहीं रह सकती हैं। इसके बाद में रोग प्रतिरोधक, ठीक है, जो देसी गाय होती है आसानी से बीमार नहीं पड़ती हैं, विदेशी गाय आसानी से बीमार पड़ जाती हैं, याद रखिएगा। ओसलाप, जिसे हम लोग ड्यूलैप बोलते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है गल कंबल, इसी को क्या बोलते हैं, गल कंबल बोलते हैं। गल कंबल क्या होता है, देसी गाय का विकसित बहुत ज्यादा होता है, और जो विदेशी गाय होती है उसका विकसित नहीं होता। तो गल कंबल क्या होता है, ये देखिए, ये जो नीचे जो झालर के जैसे आपको लटकता हुआ नजर आ रहा है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ड्यूलैप, इसी को गल कंबल बोलते हैं। अब इसका ड्यूलैप देखो और इसका ड्यूलैप देखो, इसमें ड्यूलैप जो है वो अविकसित है लेकिन कम है, और इसमें देखो कितना ज्यादा है। तो क्या यहां पर आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि भैया जो ओसलाप होता है, या जो गल कंबल होता है, या ड्यूलैप जो होता है, इसका विकसित होता है, मतलब इसमें पाया जाता है, इसमें, ठीक है, कम पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, यौन परिपक्वता जो उम्र होती है, मतलब जो, ठीक है, सेक्सुअल, ठीक है, मैच्योरिटी होती है, ये कितने महीने में आती है, तो ये आती है 2 साल के बाद में, ठीक है, 24 से 36 महीने के बीच में जो है कोई भी जो बछिया होती है, देसी बछिया जिसको हम लोग कलोर बोलते हैं, तो कलोर गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाती है 2 साल के बाद, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें 1.5 साल के बाद ही, लगभग 1.5 साल, ठीक है, 18 महीने यहां पर कहा गया है, लगभग 1.5 साल में जो है कोई भी जो विदेशी बछिया होती है, जिसको हम लोग हाइपर या कलोर के नाम से जानते हैं, वो गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाती है। अब इनका जो गर्भधान होता है वो कितने दिनों का होता है, ठीक है, तो जो देसी गाय होती हैं या जो विदेशी गाय होती हैं, इनका गर्भधान होता है स्टूडेंट्स, ये 280 दिनों का होता है। गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है, ठीक है, गर्भ अवस्था, ये अपने बच्चों को गर्भ में कितने दिनों तक बच्चे को रखती हैं, तो 280 दिनों तक गाय जो है वो अपने बच्चे को गर्भ में रखती हैं। तो यदि आप, ठीक है, इसको मंथ से देखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 माह, ठीक है, 10 दिन के आसपास में, 9 माह 10 दिन, याद रखिएगा, 9 मंथ्स, ठीक है, और 10 डेज, इतने दिनों तक जो है गाय अपने बच्चे को गर्भ में रखती है। अब कहीं कहीं आपको 280 की जगह 283 मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, 1-2 दिन आगे पीछे जो है, ठीक है, हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें भाई, गाय का जो पहला दूध जब बच्चा पीता है उसको क्या बोलते हैं, गाय के पहले दूध को क्या कहा जाता है, तो गाय के दूध को कहा जाता है, जो पहला दूध होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है, क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और गाय का दूध हमेशा पीला होता है, किस कारण से होता है, मैसेज करो जरा। गाय का दूध जो है हमेशा पीला होगा, क्योंकि जब भी आप गाय के दूध को देखते हैं, ठीक है, तो हल्का सा येलोपन नजर आता है, वो होता है कैरोटीन, और यही गाजर में भी पाया जाता है कैरोटीन, याद रखना, ठीक है। ये देसी गाय की कुछ वैरायटी हैं, जैसे गेर, साहिवाल, रेड सिंधी, अमृत महल, ये देसी गाय के नाम हैं। और ये आप लोगों के क्या है, विदेशी गाय के नाम है, जिसे हम लोग एक्सोटिक ब्रीड बोलते हैं, जैसे जर्सी है, आपका एचएफ है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध कौन सी देती है, एचएफ देती है। फिर आयर सायर और ब्राउन स्विस, ये आपकी विदेशी गायों के नाम हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन के साथ जरा चर्चा करके देखते हैं, और क्वेश्चन के साथ में आपको कवर करा देंगे जो हमारे लिए नया क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ब्रीड ऑफ काउ इज नोन, ठीक है, फॉर प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ठीक है, ग्लोबली, जी, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, आपसे ये पेपर में पूछा जा रहा है विश्व स्तर पर। क्या वो एचएफ गाय है, क्या वो खिल्लारी है या खिल्लर है, या अमृत महल है, या हल्लीकर है। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कौन दूध देती भाई, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली आपकी जो गाय है वो है आपकी एचएफ, और ये एचएफ गाय है लगभग 40 से 45 लीटर पर डे दूध देती है। और सबसे कम जो इसका फैट है, ठीक है, आपको देखने के लिए मिलेगा, बसा मतलब गाढ़ापन, सबसे पतला दूध इसी का होता है, क्योंकि जो गाय जितना ज्यादा दूध पीती है, ठीक है,
क्योंकि स्टूडेंट जो गाय जितना ज्यादा दूध देती है उसका दूध उतना ही पतला यहां पर देखा जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी काउ। किसी भी गाय का जो है हेल्दी बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, जल्दी बताइए। ठीक है, कितना होगा, 35, 36 या 37, 38 या 38, 39 या 40, 41, कितना होना चाहिए, 38, 39 होना चाहिए। क्या ये सही आंसर बनेगा, तो बोले यस सर, क्योंकि हमने क्या लिखा है, हमने लिखा हुआ है 38.5 डिग्री क्या सेल्सियस, ये हमने लिखा हुआ है, और इसी को हमने फ़ारेनहाइट में लिखा है 101.5, ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस में आएगा तो ये, और फ़ारेनहाइट में आएगा तो ये, हमारे लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या है, द गेस्टेशन पीरियड ऑफ अ काउ इज अप्रोक्सीमेटली, जी किसी भी गाय का जो गर्भकाल होता है, मतलब ये बच्चे को जो गर्भ में रखती कितने दिनों तक रखती है, तो 280 दिनों तक गर्भ में रखती है। अब 280 मिल जाए, 281 मिल जाए, 82, 83, 2-3 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। 9 महीने जो है गाय बच्चे को गर्भ में रखती है, एक मां के जैसे। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का, दी फर्स्ट मिल्क, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय अ काउ आफ्टर ग्रोइंग बर्थ इज कॉल्ड। क्या पूछा जा रहा है, बच्चे को जन्म देने के बाद में गाय द्वारा उत्पादित पहला दूध क्या कहलाता है। मतलब गाय जब पहली बार अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो जो गाढ़ा सा दूध होता है जिसको हम लोग खीस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग किस नाम से जानते हैं, खीस के नाम से जानते हैं, ठीक है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो काफी गाढ़ा दूध होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या कहा जाता है, कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। तो फिर यहां पर भाई एक शब्द यूज किया जा रहा है, पास्चराइज्ड मिल्क। इसका मतलब क्या होता है, तो दूध जो हमारा होता है, दूध खराब ना हो इसलिए दूध को गर्म करना, जिससे बैक्टीरिया मर जाए दूध के, तो दूध को उबालने की प्रक्रिया है, गर्म करने की प्रक्रिया को पास्चराइज्ड मिल्क कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ डोमेस्टिक काउ। मतलब जो घरेलू गाय होती है, देसी गाय जो होती है, इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो जीवन काल मैंने आपको बताया था कितने दिनों का होता है, 15 से 18 वर्ष का इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। तो 15 से 18 वाला कोई ऑप्शन है, ये नहीं है, इसमें 15 लास्ट है, 15 से 20, तो 15 से 20 वाला बनेगा, क्योंकि 15 से 18 हमने पढ़ा है, 15 से 20 में 15 से 18 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा ये है, लेकिन थोड़ा सा पेपर में आपको ऑप्शन बदलकर जरूर आता है, क्योंकि पेपर वाला चाहता है कि भैया बच्चे रट के ना जाएं, सीख कर जाए, तो हमारा काम ही है आपको सिखाना, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है आपका अगला क्वेश्चन, काउ बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनिमल। गाय किस वर्ग से संबंधित है। जी गाय क्या है, जानवर है, और गाय जो है उनमें स्तन पाए जाते हैं, स्तनधारी होता है। तो जितने भी स्तनधारी होती हैं उनको क्या कहते हैं, मैमल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो महिलाएं भी इसमें जाएंगी, गाय भी इसमें जाएंगी, लोगों का भेड़ भी इसी में आएगी, ठीक है, आपकी बकरी भी इसी में जाएगी, इसमें भैंस भी आ जाएगी। ये सब क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और इनमें स्तन पाए जाते हैं, उनको मैमल्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है आपका, व्हाट इज द मेजर प्रोटीन फाउंड इन काउ मिल्क। ठीक है, गाय के मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्या पाया जाता है भाई गाय के दूध में। सर गाय के दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा, जिस कारण से गाय का दूध क्या होता है, गाय का दूध हल्का सा पीला होगा, येलो कलर का होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। और जो भैंस का दूध होता है, भैंस का दूध कैसा होता है, तो भैंस का जो दूध होता है ये हमेशा सफेद होगा। गाय के दूध में हमेशा पीले रंग की क्रीम बनेगी, जब आप गाय के दूध को गर्म करोगे तो ये बनेगी आपकी व्हाइट। भैंस का जो दूध होता है ये सफेद रंग का होता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो भैंस के दूध में पाई जाती है केसीन, याद रखना, भैंस के दूध में क्या पाई जाती है, भैंस के दूध में केसीन पाया जाता है। तो केसीन के कारण से क्या होता है, भैंस का दूध जो है वो सफेद रंग का होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में, विच विटामिन इज नेचुरली प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इन काउ मिल्क। गाय के दूध में जो है सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो भैया गाय का दूध खट्टा होता नहीं है, तो विटामिन, ठीक है, सी नहीं पाया जाएगा। विटामिन डी जो है ये सूर्य से मिलता है, ठीक है। तो कौन सा विटामिन है इसमें, विटामिन ए नहीं होगा, ठीक है। विटामिन सी खट्टा होता ही नहीं, विटामिन डी होगा ही नहीं, क्या होगा, विटामिन B12। विटामिन B12 सबसे ज्यादा मात्रा में गाय के दूध में पाया जाता है, याद रखिएगा, पेपर में पूछा जा चुका है। अब बताना है आपको कि भैया गाय के दूध में जो है वो कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज पाए जाएं।
मतलब मीठा पदार्थ पाया जाए जी, मतलब शुगर पाई जाए। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, एक प्रकार की शक्कर होती है, शुगर होती है। तो बताइए भैया, गाय का दूध जो मीठा होता है उसमें जो शक्कर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कौन सा होता है? तो गाय के दूध में पाया जाता है लैक्टोज नाम की शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है गाय के दूध में? लैक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है। इस कारण से कच्चा दूध भी यदि आप पियोगे तो आपको वो हल्का सा मीठा नजर आएगा। ठीक है। फलों में पाया जाता है फ्रक्टोज। फलों में क्या पाया जाता है? फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है, इसलिए फल हमेशा नेचुरली आपको मीठे लगते हैं। ठीक है। गाय का दूध में क्या है? लैक्टोज है। ठीक है। और भैंस के दूध में क्या है? उसमें भी लैक्टोज है, उसी कारण से दूध क्या होता है? मीठा होता है। और यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भैया बताइए फल क्यों मीठे लगते हैं, कोई भी फल, तो फलों में क्या पाया जाता है? फलों में पाया जाता है सुक्रोज। सही बात है। फलों में सुक्रोज? जी नहीं, फलों में सुक्रोज नहीं पाया जाता है। जल्दी बताओ, अभी बताया मैंने। फलों में क्या पाया जाता है? तो फलों में पाया जाता है फल, और फल से ही हो जाएगा फ्रक्टोज। याद रखना, नाम नहीं भूलोगे। एप से ही फ्रूट है और एप से ही क्या है? फ्रक्टोज है। तो फलों में फ्रक्टोज नाम की शर्करा नेचुरली पाई जाती है। तो सुक्रोज किस में पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है गन्ने के रस में। याद रखना, जो आपका शुगर केन होता है, उस शुगर केन में, ठीक है, गन्ने के रस में क्या पाया जाता है? सुक्रोज नाम की शर्करा पाई जाती है। फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है और दूध में लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। विच प्रोसेस इज यूज टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन मिल्क? जी हाँ स्टूडेंट्स, दूध को बैक्टीरिया रहित करने के लिए क्या किया जाता है? तो भाई स्वाभाविक सी बात है, दूध को गर्म किया जाता है। हम लोग सभी जब दूध लेते हैं, ठीक है, दूध वाले भैया से, या हमारे घर में गाय भैंस है तो दूध, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? गर्म करके रखते हैं। ठीक है। या ठंडा करके रखते हैं फ्रिज में। तो ठीक है, ठंडा करने की प्रोसेस थोड़ी सी महंगी हो जाती है, क्योंकि लगातार ठंडा करके रखना है। ठीक है। और यदि दूध को एक बार गर्म कर लिए तो 24 घंटे के लिए हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। तो दूध को गर्म करना क्या कहलाता है? तो दूध को गर्म करना कहलाता है पाश्चराइजेशन। इस तरीके से बड़ी बड़ी मशीनें होती है, जैसे अमूल कंपनी है, सांची है, तो जो बड़ी बड़ी डेयरी कंपनियां होती हैं उनके पास में इस तरीके से मशीन होती है। इस मशीन में दूध को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर दूध को, ठीक है, क्या करते हैं? प्राइमरी रूप से गर्म करते हैं। याद रखना आप लोग। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं, और हमारा टॉपिक जो था ये काऊ पर बेस्ड था। ऐसी ही आपकी क्लासेस रहेंगी डेली। यदि आप साइंस जोन एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो ठीक है, डेली आप लोगों को 3 घंटे की लाइव क्लासेस मिलेंगी। फुल कोर्स आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। ठीक है। जितना भी कोर्स होता है आपका, इसमें आपको डेली जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। जैसा आपका पेपर आता है वैसे आपके डेली लाइव टेस्ट होंगे। कोचिंग के आपको नोट्स मिलेंगे, कोचिंग की आपको बुक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है। A to Z आपको तैयारी करा के दी जाएगी आपके एग्जाम से पहले। और ये क्लासेस जो है आप लोगों की एग्जाम तक चलेंगी, जब तक आपका पेपर ना हो जाए। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं, ठीक है, लगातार 25 वर्षों से हम लोग सर्वाधिक सिलेक्शन दे रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो यदि आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। बाय बाय।